हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का, जो कि चैप्टर है फंक्शन और रिलेशन। ये दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं, लेकिन हमने रिलेशन टॉपिक तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन का मतलब क्या है। फंक्शन जो होता है वो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल केस होता है फंक्शन रिलेशन का। मतलब फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है, लेकिन कुछ स्पेशल बातें हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डोमेन। अब देखिए, हमने रिलेशन जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमें पता चल गया था डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी आप क्या ध्यान में रखिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है किसी भी सेट का, वो उसका होना चाहिए ओनली वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकंड सेट। मान लीजिए कोई एक सेट आपको दे रखा है ए, कोई दूसरा आपको सेट दे रखा है बी। ठीक है, फिर क्या होता है इसके अंदर, ए का कोई भी जो रिलेशन बनता है वो एक सिंगल रिलेशन बनना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई तो इसमें कुछ केसेस दे रखे हैं किसके, फंक्शन के। इससे आपको बहुत अच्छे से फंक्शन समझ आ जाएगा। अब देखिए, हमें क्या चीज़ दिख रही है इसमें। कुछ हमें यहाँ पे सेट बनाए हुए दे रखे हैं। मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, हम इसी को मान के चलते हैं। अब देखिए, केसेस ऑफ फंक्शन में हम क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनसे हमें क्या पता चलेगा कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब देखिए, पहला देखिए आप, इसमें जो पहला केस है वो क्या दे रखा है। एक आपको ए सेट दे दिया है, 1 2 3 उसके एलिमेंट है। एक आपको कोई बी सेट दे दिया है, उसके जो एलिमेंट दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये तीन एलिमेंट हैं। अब जो है 1 की मैपिंग हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिलेशन जो हम बताते हैं इसको हम बोल देते हैं मैपिंग करना। अब 1 की मैपिंग हुई है सेकंड वाले सेट के एक पहले एलिमेंट से, जिसका नाम क्या है, बीटा। ठीक है, 1 की तो मैपिंग हो गई बीटा, अल्फा से, अल्फा है ये, सॉरी अल्फा। ठीक है, 1 की जो मैपिंग है वो हो गई अल्फा से। 2 की मैपिंग हमने कर दी है बीटा से। अब 3 की हमने मैपिंग करी नहीं है, और गामा जो है वो भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है, इन लोगों की मैपिंग नहीं हुई है। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब हम दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस हमें क्या दे रखा है, जिसमें ए, मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, अब इसके भी अंदर तीन एलिमेंट हमको यही सेम गिवन है। अब इसमें आपको मैपिंग कैसे दे रखी है, आपको उस पर फोकस करना है। 1 की मैपिंग दे रखी है अल्फा के साथ, और 1 की मैपिंग दे रखी है बीटा के साथ। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, 1 की 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रही है। ठीक है, अब 2 की जो मैपिंग है वो किसके साथ है, गामा के साथ, सिंगल इसी के साथ है। और 3 की जो मैपिंग है वो भी किसके साथ है, गामा के साथ है, लेकिन ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ केसेस देखते हैं, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ फंक्शन होती है। अब देखिए, थर्ड केस देखते हैं। इसमें भी 3 एलिमेंट, अगेन यही सेम एलिमेंट है, इसमें भी यहाँ 3 सेम एलिमेंट है। अब इसमें आपकी देखिए मैपिंग कैसे दे रखी है। 1 की जो मैपिंग है वो ये अल्फा के साथ। ठीक है, 2 की मैपिंग हो गई बीटा के साथ, 3 की हो गई गामा के साथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने के लिए, 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट थे, इन तीनों की मैपिंग हर एक एलिमेंट या किसी ना किसी एलिमेंट के साथ तो हुई ही है, और सिंगल मैपिंग हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, सिंगल मैपिंग हुई है, पहली बात सिंगल मैपिंग हुई है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो पहला सेट है ना, उसकी हर एक एलिमेंट की मैपिंग तो हुई ही है, हर एक एलिमेंट की मैपिंग भी हुई है और सिंगल मैपिंग हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये जो बनता है आपका, ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अगला केस देखते हैं। चौथा और लास्ट केस आपको क्या दे रखा है, 1 जो है उसकी मैपिंग हुई है अल्फा के साथ, 2 है उसकी मैपिंग हुई है अल्फा के साथ, 3 है उसकी भी मैपिंग हुई है अल्फा के साथ। अब देखिए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट के तीनों एलिमेंट की सिंगल मैपिंग तो हुई है, तो ये फंक्शन की एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हमें समझ आएगा फंक्शन होता क्या है। और दूसरी बात क्या है, जो सेकंड सेट है इसका, इसके लास्ट के बचे हुए 2 एलिमेंट तो यूज़ में आए ही नहीं है, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? जी बिल्कुल, ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों? अब देखिए, हम बात करते हैं फंक्शन की कंडीशन पे। अब हमें समझ आएगा फंक्शन असलियत में होता क्या है। फंक्शन की पहली कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट सेट होता है ना, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए मैप्ड, सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे फर्स्ट सेट के, तो वो फंक्शन की पहली कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जब हमारे सारे फर्स्ट सेट के जो
फर्स्ट सेट हैं उसके सारे एलिमेंट जब मैप्ड हो जाएंगे, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो ये फर्स्ट सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है उनकी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, डबल या उससे ज़्यादा की मैपिंग नहीं चलेगी, सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी क्या बात है इसके अंदर कि फर्स्ट सेट जो है उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए मैप्ड, लेकिन सेकंड के मैप्ड हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड के मैप्ड हैं या नहीं है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, बस ये आपको कंडीशन याद रखनी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है फंक्शन के अंदर। और डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। फंक्शन क्या है? स्पेशल केस है रिलेशन का, जहाँ पे हर एक एलिमेंट किसका? फर्स्ट सेट का, जिसको कि हम डोमेन बुलाते हैं, उसका सिर्फ वन ही आउटपुट निकलना चाहिए सेकंड सेट में, जो कि हम रेंज कहलाते हैं। सिर्फ एक सिंगल आउटपुट होना चाहिए। फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है उनका एक सिंगल ही आउटपुट होगा। अगर जैसे एक में से, ये देखिए यहाँ पे मैपिंग तो सबकी हो रही थी, सेकंड केस हमने देखा था ना, मैपिंग तो सारे एलिमेंट की हो रही है ए वाले सेट की, लेकिन फर्स्ट वाले में से दो निकलते हैं मैपिंग वाले। ठीक है, एलिमेंट। तो हमें क्या पता चलता है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें से दो निकल रहे हैं, इसलिए। अगर सिंगल निकलता तो ये फंक्शन बन जाता। अब देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पे कंडीशन क्या है, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए और फर्स्ट सेट यहाँ दे रखा है, फर्स्ट सेट जिसको कि हम डोमेन बोलते हैं, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड रहने चाहिए। ये कंडीशन होती है किसकी? फंक्शन की। अब देखिए डोमेन और रेंज में इतनी देर से बोल रही थी, अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है तो देखिए हमने लिख रखा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या क्या चीज़ें हैं। हमने मान लिया ए हमारा सेट है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है, बी हमारा सेट है जिसके अंदर और 5 एलिमेंट है। अब इसमें क्या दे रखा है? अब देखिए आपको पता होगा जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस। ये क्या होती है? इमेजेस। ठीक है, जो कि मैप्ड रहनी चाहिए। अब जैसे हमने क्या देखा इसमें, प्री इमेजेस क्या क्या बनती हैं फर्स्ट वाले में, 1 2 3 4 5 सारी मैप्ड है ना ये सब, तभी तो फंक्शन कहला रहा है। तो जो प्री इमेजेस हैं उन्हीं को हम लोग डोमेन बुलाते हैं। डीएफ मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और हम बी वाले में देखें तो इसके अंदर कितने मैप्ड हैं, मैप कितने हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे मैप्ड हैं, लेकिन लास्ट में जो लैम्डा है ना, ये छोटा लैम्डा, ये मैप्ड नहीं है, तो इसको हम इमेजेस में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। जो लैम्डा है उसको हम इमेजेस में काउंट नहीं करते। तो क्या करेंगे? इमेजेस में हम काउंट जो कि मैप्ड रहते हैं, जो कि मैप्ड हैं वही इमेजेस में काउंट होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए हमें इससे क्या चीज़ समझ आती है कि जो डोमेन है उसको हम प्री इमेजेस ही बोलते हैं और जो रेंज है उसको हम इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब डोमेन को हम शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं? पॉसिबल इनपुट आर नोन एज डोमेन। हम किसी भी फंक्शन में क्या क्या इनपुट डालते हैं वही क्या कहलाते हैं? उसके डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या है? जो हमें आउटपुट मिलते हैं वही क्या है? रेंज। डोमेन होती है इनपुट क्या डलता है, रेंज होती है जो आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब कोडोमेन क्या है? अब कोडोमेन देखिए यहाँ आपको दे रखे हैं कोडोमेन क्या क्या है। कोडोमेन में देखिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और क्या है? लैम्डा भी दे रखा है, लैम्डा जो कि मैप्ड नहीं था। तो कोडोमेन के अंदर हम वो इंक्लूड करते हैं जो मैप्ड हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेट जो है उसको हम पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेते हैं कोडोमेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है और इसके इक्वल भी हो सकती है। अब सबसेट, सुपरसेट ये सब कुछ आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने सेट्स की भी जो वीडियो है वो कंप्लीट कर ली है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद देखिए आप लोग को VFX लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप हैं और पूरे फंक्शन चैप्टर के अंदर हमको मेन टाइप्स पे फोकस करना है। पहली चीज़ थी फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना, वो हमने काम पूरा कर लिया। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझना, फंक्शन कितनी तरीके के होते हैं। अब इसमें पहला आता है दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए स्क्वायर रूट, नाम में क्या छुपा है? स्क्वायर रूट। अब आपको ये तो पता ही होगा स्क्वायर रूट कैसे लगाते हैं, अंडर रूट ये बोल देते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। यहाँ 2 लिखा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर जैसे हम क्यूब रूट करते हैं तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्योंकि मेनली जो ये सिंगल ऐसे करके ये जो चीज़ बनी हुई है यही आपको स्क्वायर रूट को बता देती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने दे रखा है f(x) जो है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? f ऑफ x, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, x हमने लिख दिया, x जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, f मतलब क्या हो गया? हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
अब देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। स्क्वायर रूट फंक्शन की हम बात करें तो अंडर रूट एक्स रखना होता है हमको, ठीक है। और देखिए हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप ना ग्राफ के जरिए समझिए, वाई मतलब क्या, मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अंडर रूट जेड लिखा है ना, तो सॉरी अंडर रूट एक्स लिखा है, तो एक्स मतलब क्या हो गया, मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ। यही है, ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, और ग्राफ से खेलना आ गया तो आपके लिए फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। तो वाई एक्सिस की बात कर रही है और एक्स एक्सिस की बात कर रही है, ठीक है। अब देखिए इसकी डोमेन क्या क्या है, मेनली देखिए फंक्शन में आपको क्या समझना है, पहली चीज़ उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमने पूरी कर ली। दूसरी चीज़ उसके सारे टाइप्स, अब टाइप्स में क्या चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, टाइप्स में आपको मेनली एक तो ग्राफ के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात क्या है, उनकी डोमेन और रेंज, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपका पूरा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, डोमेन को हमने क्या बोला था, जो हम इनपुट रखते हैं, इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बुलाते हैं। रेंज क्या है, रेंज को हम लोग बोल देते हैं आउटपुट, जो भी कुछ हम आउटपुट में मिलेगा हमको, जो भी कुछ चीज़ हमको आउटपुट में मिलेगी वो रेंज होती है, जो हम इनपुट डालेंगे वो क्या है, डोमेन, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज और डोमेन आपको क्या है दे रखी है, 0 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ देखिए इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखिए जो ये बिग ब्रैकेट होते हैं इनका मतलब है हम हर एक चीज़, अगर हमने ये लगा दी ना तो इसके आगे मैं कुछ भी लिखूँ वो मैं इंक्लूड करूँगी, वो चीज़ मेरे को इंक्लूड करनी है। और अगर मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए और इसके आगे मैंने कुछ भी एक्स वाई जेड लिख दिया तो इसमें क्या होता है, ये जो मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पे कोई भी डिजिट, ये मेरे को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करनी है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आपको ये पता रहना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हमने क्या देख लिया, डोमेन में यहाँ 0 का इंक्लूड करना है, और डोमेन जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। अब रेंज क्या हो जाएगी इसमें, वो भी 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज और डोमेन दोनों ही इक्वल हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग और बात करें इसके आगे, तो उसमें हमें क्या दे रखा है, हमने डोमेन और रेंज तो समझ ली। अब इसमें हमें क्या चीज़ पता चल रही है, डोमेन और रेंज को देखने के बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, क्या, कि नो नेगेटिव आउटपुट और इनपुट। देखिए 0 क्या है, 0 का इंक्लूड करना है, उसके 0 के आगे की चीज़ें इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब हमें नेगेटिव नंबर को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, नेगेटिव नंबर जो है उनको इंक्लूड नहीं करना। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, हम स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर नेगेटिव को इनपुट में भी नहीं रखेंगे और ना आउटपुट में मिलेगा हमको नेगेटिव नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। फिर अब देखिए हमने डोमेन और रेंज तो समझ ली, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ क्या है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है 0 से लेके ऐसे इन्फिनिटी तक, और थोड़ा ऐसे ये कर्व है, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ आपको अच्छे से समझने होते हैं, एक तरीके से याद करने, लेकिन समझ के याद करने। आपको ये चीज़ तो वैसे पता ही होगी, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वन शॉट रिवीजन करते हैं। हमें ये लगता है कि आपको पता है, इन सब के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज है, लेकिन इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, मेनली शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, स्क्वायर रूट में क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, और इसकी डोमेन रेंज क्या है, इसका ग्राफ क्या है, वो भी हमने सबको समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जो कि है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए इसके आगे के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे स्क्वायर रूट जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिनोट करा जाता है, अब देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पार या इंडेक्स या एक्सपोनेंट एक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें सादा सिंपल समझें तो क्या है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को हम लोग बोलते हैं पावर, या बोल लीजिए इंडेक्स, या बोल लीजिए एक्सपोनेंट, ये तीन चीज़ आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेनली हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। अब ए क्या है, आपका बेस में लिखी हुई है, ए क्या है, बेस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर बेस में नियर से बोल रही हूँ तो बेस, ए को हम लोग बेस बुलाते हैं, और जो ऊपर एक्स लिखा हुआ है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, बेस है, ये आपको मतलब गिवन रहेगा, एक तरीके से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी गिवन रहेगी, ठीक है।
और आगे हम लोग बात करें, अब देखिए हमने इसका क्या डिनोट कैसे करते हैं ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग कैसे कैसे मतलब लिख कैसे सकते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, ये क्या है, एक तरीके से कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। ए 0 के इक्वल नहीं होगा, ना ही 1 के इक्वल होगा, ये समझ सकते हैं आप। मतलब ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। सिंपल एक चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी क्या होता है, यहाँ नेगेटिव नंबर आपको दे दिया तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई, बस सिंपल। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, इजी से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या लगता है हमको कि हमने तो इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी फिर, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, ए जो है वो 0 भी नहीं होता ना 1 होता है, ठीक है। अब देखिए और देखते हैं डोमेन। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब हम कुछ भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक। कुछ भी हम इनपुट में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब 0 इसमें नॉट इंक्लूडेड है, एंड आई लिख देती हूँ मैं, नॉट इंक्लूडेड, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, क्या है, रेंज है। और डोमेन क्या है इसकी, डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। हमने रेंज समझ ली, डोमेन समझ लिया, अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब देखिए ग्राफ में हम लोग बात करें तो ग्राफ इसका क्या है, देखिए जब हमारा ए 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये चीज़ तो देखी थी अभी कि ए जो है 1 से बड़ा होगा। सिंपल बात करें, इस पर ग्राफ के क्वेश्चन इजी बनते हैं, मेनली 11th में तो यही चीज़ें आती हैं, लेकिन जब थोड़ी इंपॉर्टेंट जेईई लेवल की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फंसाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मेनली आप लोग अगर ये याद रखें ए ग्रेटर देन 1, तो इसमें वैसे तो बहुत बड़ी गलती है, ये गलत है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि ए जो है आपका 0 नहीं होगा और ना ही 1 होगा, लेकिन 0 मान लीजिए नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट करके देखें, 0 और 1 से लेके कुछ तो इसके बीच में वैल्यू आ ही सकती है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, तो जो क्या दे रखा है इसमें कंडीशन, ए जो है ना 0 होगा ना 1 होगा, या हम ये बोल सकते हैं ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं 1 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा तो चलेगा ना, बस 1 नहीं होना चाहिए, और आगे चाहे कुछ भी हो। तो इसके बीच में जो कोई भी वैल्यू आपके आएगी, बीच में जो कोई भी आपकी वैल्यू आएगी ना, वो तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ये जो बीच का पोर्शन बचा, 0 से लेके 1 तक के बीच का जो पोर्शन बचा हुआ है, उसमें तो आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन बीच में जो चीज़ें आई 0 पॉइंट कुछ, 0.7, 0.5, ऐसा तो कुछ हो ही सकता है ना। तो हम क्या याद रखेंगे इसके अंदर, ए ग्रेटर देन 1, ये एक तरीके से गलत चीज़ है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो ए जो है वो 1 से बड़ा हो तो क्या कैसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। लेकिन जब ए जो है वो छोटा हो, या बोल सकते हैं ए जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है ये वाला ग्राफ, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, दोनों अलग अलग हैं, इसमें क्या है एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं दोनों ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग और बात करें तो थर्ड क्या है, लोगैरिथमिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात थी एक्सपोनेंशियल में, एक और मैंने साइड में चीज़ लिख रखी है, कन्वर्स ऑफ लॉग फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो लॉग फंक्शन का क्या होता है, कन्वर्स होता है, मतलब उल्टा, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में मतलब पावर में बात दे रखी होती है, अब लॉग में क्या होता है वो हम समझते हैं। लॉग में देखिए क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस ए एक्स, या फिर हम इसको ऐसे रीड नहीं करते, इसमें दे रखा है हम रीड कैसे करेंगे, log x विद बेस ए। अब हम देखेंगे कि लोगैरिथमिक फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे। अब देखिए हमने कैसे लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स विद बेस ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, फिर x लिख दिया विद बेस ए, ए यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, x की भी कुछ कंडीशन है और a की भी कुछ कंडीशन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखनी है,
क्या log x विद बेस है, तो आपने ये समझ लिया, इसको डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए लोगैरिथमिक जो है उसमें a की कंडीशन ये दोनों है, ऐसे ही a की कंडीशन यहाँ किस में थी, एक्सपोनेंशियल में थी, a जो है वो 0 से बड़ा और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यही सेम कंडीशन किसके अंदर है, लोगैरिथमिक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, x नहीं होना चाहिए बड़ा, इसमें बस इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये कन्वर्स होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको दे रखा हो log 8 विद बेस 2, इसकी वैल्यू आप फाइंड करके निकालिए, मतलब फाइंड कीजिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। आपको क्या करना है, 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रख दूं जिससे मेरा आंसर 8 आ जाए, ये समझना आना चाहिए। 2 की पावर में क्या रखूं जिसका आंसर 8 निकल के आए, 2 की पावर ऐसी सोचिए जिसका आंसर 8 आ जाए, तो 2 की ऐसी में क्या पावर रखूं, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना हम, इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्या रखी जाए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 8 और इस क्वेश्चन मार्क को सोचिए, 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्यूब, तो इसका पूरा log 8 विद बेस 2 का आंसर कितना आएगा, 3 आंसर है इसका। 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं, 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं जिसका आंसर कितना निकल के आ जाए, 8 निकल के आ जाए, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको 2 का क्यूब दे रखा होगा, आंसर 8 निकल आया। और लॉग में क्या होता है, लॉग और यहाँ 2 दे रखा होगा, यहाँ 8 दे रखा होगा, यहाँ पे आपको ये 3 वाली वैल्यू निकालनी होगी। ये बस इतना सा डिफरेंस है लॉग और एक्सपोनेंशियल के अंदर, इसलिए कन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, x जो है वो 0 से बड़ा होगा, a 0 से बड़ा होगा, a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, x 0 से बड़ा, a के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए a, और a जो है वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, और फिर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन भी समझ आ गया हमको कैसे डिनोट करना है, क्या क्या कंडीशन है। अब इसकी हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं। अब डोमेन और रेंज की बात करें तो लॉगरिथमिक की डोमेन क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी थी, ठीक है, मतलब सारे पॉजिटिव लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड नहीं करना। और रेंज क्या है, सारे रियल नंबर, कुछ भी आंसर आ सकता है इसका, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसकी हम और बात करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या चीज़ हमको दिमाग में रखनी है कि एक ही मैं ऐसी क्या पावर रखूँ जिससे मेरा आंसर x निकल के आ जाए। यही मैंने आपको वही log 8 विद बेस 2 वाले क्वेश्चन से समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही हमको कैसे log के क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखनी है। बस यही है इस पूरे के अंदर, लॉग के अंदर यही होता है, एक ही मैं क्या पावर रख दूँ जिससे मेरा आंसर x निकल आए। मतलब आपको आंसर में वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है, y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे तो, ये लॉग की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या देखते हैं, log x विद बेस e, ये बोलते हैं हम इसको, है ना। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ln x, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। देखिए log x विद बेस e, यहाँ पे क्या होता है, e की आपकी वैल्यू होती है, जैसे देखिए आपकी पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की कुछ वैल्यू होती है ना, पाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है 3.14, है ना। ऐसे ही e की वैल्यू होती है, e की होती है 2.718, जैसे इसकी 3.14, इसकी 2.718, ऐसे ऐसे वैल्यू होती है, ठीक है। जो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। अब और बात करें इसके आगे, तो देखिए क्या है, नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, log x विद बेस वॉट e क्या होता है 2.713 या 718 बोलिए, 2.718, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। अब देखिए और बात करें तो log 10, या फिर हम बोल सकते हैं log x विद बेस 10, बेस क्या हो उसका 10 हो, x तो हम मान लेते हैं कुछ भी है, अब इसका बेस जब 10 होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। अब नेचुरल और कॉमन थोड़े नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इनमें कन्फ्यूज़न रहती है। जो नेचुरल होता है उसमें बेस होता है e, और जो हमारा कॉमन लॉग होता है उसके अंदर बेस होता है 10,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, अब आपको ना कुछ इम्पॉर्टेंट लॉग के आंसर याद रहने चाहिए। जैसे उनका जो बेस है वो तो 10 है, लेकिन क्या चीज़ है उसके अंदर, उसके जो एक्स की मतलब एक्स जो भी हम मान लेते हैं नंबर वो चेंज है, ठीक है। जैसे कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, log 2 विद बेस 10, log 2 विद बेस 10 ये आपको दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 0.310। ये जैसे फिजिक्स में और थोड़ी और हायर मैथ में जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे 11th के हिसाब से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए याद रखना है आपको क्या, log 2 विद बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3010, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद और देखें तो log 3 विद बेस 10 क्या है 0.4771, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। याद बहुत, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बात करें ln 10 की वैल्यू, मतलब log ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ln x लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया log e लिख रहे हैं हम लोग। अब इसका जो x हमें दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है log e विद log 10 विद बेस e, इसका बेस क्या है e, ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है 10, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.30, ठीक है। आपको ये तीन वैल्यू वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, log 2 विद बेस 10, log 3 विद बेस 10 और log 10 विद बेस e, ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें हमें देखिए क्या है। अब इसमें देखिए a की वैल्यू अगेन जैसे एक्सपोनेंशियल में थी वैसे ही इसमें a की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, a की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होती है तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ डिक्रीजिंग है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। हमने अब लॉगरिथमिक फंक्शन भी अच्छे से समझ लिया, कैसे डिनोट करते हैं, डोमेन, रेंज, ग्राफ, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉग देख लिए थे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए हमने 3 तो यहाँ समझ लिए फंक्शन के टाइप, अब हम चौथे पे आते हैं जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे हम ये बिग ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर जो भी हमें लिखना हो x वो लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमें डिनोट करना होता है fx, और यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगा दिए, ये जो 2 ब्रैकेट है ये ही आपको बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, ठीक है। अब इसकी देखिए डोमेन क्या है, कुछ भी रख लीजिए रियल वैल्यू में, लेकिन इसकी रेंज क्या है, रेंज है इसकी होल नंबर, z मतलब क्या होता है होल नंबर, तो इसमें आप इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं, रेंज क्या होगी, लेकिन इसकी होल नंबर में ही आंसर निकल के आएंगे। अब देखिए हम इसको समझते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, जो क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन और इक्वल टू x, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ये लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, x के। अब देखिए हम इसके ग्राफ पे बात करें तो ग्राफ आपका कैसा दे रखा होता है, देखिए यहाँ पे ये मैंने डार्क सर्किल करा है और यहाँ पे ये होलो सर्किल है, ठीक है। ये होलो, यहाँ पे ये डार्क, तो डार्क और होलो का मतलब क्या है, होलो मतलब ये मैंने इंक्लूड नहीं कराया और डार्क का मतलब मैंने ये इंक्लूड करा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका ग्राफ समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको दे रखा है यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, क्या होगा। अब देखिए इसके लिए आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, नंबर लाइन ड्रॉ करनी तो आती होगी। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान लेंगे 2.9 कहीं हमें दे रखा है, ये यहाँ 0 ले लिया हमने, यहाँ 1, या फिर ऐसे ले लीजिए इसको, यहाँ पे है 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 0, यहाँ है 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, टेक लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, ये है ट्रिक से समझें तो क्या है, लेफ्ट पे चले जाइए नंबर लाइन पे। अब देखिए 2.9 को पहले डिनोट कर लीजिए, यहाँ है 2.9, ठीक है 2.9। अब 2.9 यहाँ है तो इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर जो भी आएगा वही आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, उस जो भी कोई x की वैल्यू दे रखी होती है वो। अब इसमें देखिए लेफ्ट लेंगे तो सबसे पहला यहाँ इंटीजर क्या आता है, 2 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना हो गया 2, सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जैसे हम लोग बात करें, एक आपको और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 1.1, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 0। अब 1.1 यहाँ दे रखा है आपको, यहाँ कहीं 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे आप लोग, लेफ्ट लेंगे 1.1 से, सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा
1 आएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 का, जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो किसी भी कांस्टेंट या फिर किसी भी इंटीजर, मतलब जो पॉइंट में ना हो, तो इसका आंसर क्या आता है, जो पहले आपको गिवन है वही इसका आंसर होगा, उसमें आपको कोई वो नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे रखा है 4 और यहाँ पे आपको दे रखा है 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और कुछ भी दे रखा। अब 4 का जैसे मैंने पूछ लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। अब इसमें आपको समझ आ रहा होगा, जब मैं मान लीजिए किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँगी तो वो कुछ ऐसे करके आपको ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे इसमें एग्जाम्पल है -1.1 का जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए यही नंबर लाइन है, यहाँ है -1.1, यहाँ 1 होगा ना, यहाँ 0 होगा, यहाँ -2 होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ मान लीजिए -2 है ना। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना है, अगेन 1.1 यहाँ है, लेफ्ट लेना है आपको, और कुछ ध्यान नहीं रखना। यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, -2। यहाँ गलती हो जाती है ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनसे, कि वो -1 आंसर लिख के दे देते हैं, ये मेन मिस्टेक होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब देखिए जब भी आपको दे रखे होंगे बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ हैं किसी x के, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आता है, जो x दे रखा है वही, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे यहाँ दे रखे हैं, 2.9 यहाँ दे रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये इतने सारे का कोई सॉल्व नहीं करने, इतने सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड करने हो। क्या करना है, बस एक सिंगल ही आपको यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होता है। तो 2.9 का क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेना होता है ना हमको, तो इधर आ जाएंगे, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया बस। अब जैसे मान लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, x + i मतलब इंटीजर है, i मतलब इंटीजर, तो x आपका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है और यहाँ इंटीजर है, जैसे कि ठीक है x मान लिया और यहाँ i मान लिया, i क्या है, इंटीजर। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपका x का होगा और यहाँ सिंगल इंटीजर रहने देना है, क्योंकि इंटीजर का जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर तो यही सेम इंटीजर आ जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे बात करें तो जो भी हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं x का और -x का लेंगे, तो इसके आंसर सिर्फ 2 ही बनते हैं, -1 और 0। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी आपका x दे रखा है, प्लस क्या करना है आपको, -x करना है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो 1 आएगा, 1 नहीं -1 आएगा, -1 आएगा या फिर 0 आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है ये चीज़। अब देखिए -1 कब आएगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। -1 तब आएगा जब x जो है वो होल नंबर ना हो, होल नंबर ना हो तब तो -1 आएगा, लेकिन जब x हमारा होल नंबर होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ये हमेशा छोटा होता है जो गिवन आपका x होता है उससे, ये बराबर भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 5th फंक्शन की, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, fx में यहाँ मॉड लगा देते हैं, 2 डंडे लगा देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, या मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, x जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर, जैसे हम बोल देते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे बिलोंग थोड़ी करेगा, आयोटा वगैरह जो भी चीज़ें हैं आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, क्या, x, जब उसी का ही हम लोग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो इसकी देखिए 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्या, मॉड्यूलस x की वैल्यू या तो x आएगी सिंपल, या फिर -x आएगी। अब देखिए जैसे आपसे कोई पूछे मॉड ऑफ 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, ऐसे करके समझते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है देखी जाए तो। अब देखिए इसमें आपको जैसे दे रखा है मॉड निकालने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो x ले लीजिए या -x ले लीजिए। -x आप तब लेते हैं जब आपका x जो है वो 0 से छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होता है तब आपको क्या लेना है, -x लेना होता है। और जब आपका x 0 से बड़ा होता है, जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है, तो आपको आंसर में आपका क्या आता है, हमेशा प्लस का x आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड ऑफ -2, इसका आंसर क्या आ जाता है, देखिए आपको क्या करना होता है, इसके आंसर के लिए आपको क्या करना है,
ये -2 है, इसको आपको सेम x को तो ऐसे ही उतारना है, ये पूरे को आप लोग को x मानना होगा। -2 जो आपको दे रखा है इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। हमने मान लिया x को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करिए, जब आपका ये क्या है -2 0 से छोटा ही तो हुआ, तो इसके आगे एक और माइनस का साइन लगा लीजिए। इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है आपका +2 ही तो आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ -2, इसका आंसर क्या आ गया +2। अगर मैं अब आपसे पूछूं मॉड ऑफ 2 में आपसे पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, +2 ही होगा, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है या फिर जो 2 है ये क्या है, 0 से बड़ा है या हम 0 से बड़ा ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है 2 किसी मॉड x की। अब इसकी रेंज और डोमेन की बात करें तो डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और या तो 0 आ सकती है या फिर कुछ भी पॉजिटिव ले लीजिए आप लोग, जो भी आपका x होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता इसका आउटपुट, ठीक है। रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब इसका जो है ग्राफ कैसा होता है, वो होता है वी शेप का ग्राफ, ठीक है। अब मॉडुलस का ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कैसा होता है, वी शेप का। अब देखिए जो ग्राफ होता है मॉड का, वो कैसे इधर की तरफ जा रहा है, मतलब x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इधर जाता है जब आपका x जो है वो होता है नेगेटिव, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ग्राफ समझ आ गई, डोमेन रेंज सब कुछ क्लियर है। अगले हम फंक्शन की बात करते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, थोड़ा सा ही है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है सिग्नम फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिग्नम फंक्शन में इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, SGN और यहाँ पे x लिख देते हैं, SGN और यहाँ पे x, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। अब इसमें हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो इसकी क्या है, डोमेन रेंज मतलब सॉरी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो डोमेन में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज जो होती है, रेंज इसकी या तो सिर्फ -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी, सिर्फ यही 3 नंबर इसकी रेंज में निकल के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ सिग्नम फंक्शन में 3 ही रेंज निकल के आ सकती हैं, सिर्फ ओनली 3 रेंज के आंसर निकल के आ सकते हैं। अब ये तीनों आंसर कैसे कैसे और कब निकलेंगे हम ये समझते हैं। देखिए x की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा। x की वैल्यू जो है वो 1 तब आती है, 1 कब आएगी, जब वो जो x है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर। जब x हमारा 0 के बराबर होगा तो सिग्नम फंक्शन की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी तो जो सिग्नम फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, -1 निकल के आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो +1 -1 और 0 कब कब आएगी ये आपको समझ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे देखें तो देखिए सिग्नम फंक्शन जो है ये आपको क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं किसकी वैल्यू, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू। मॉड ऑफ x को ऊपर रख दीजिए और नीचे जो x है उसको रख दीजिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इससे भी आप लोग सिग्नम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए x की वैल्यू 0 कब आती है, जब ये x 0 के इक्वल होता है, बस सिंपल यही चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका ग्राफ जो है ये दे रखा है, इसमें क्या है 0 और -1, यहाँ ये इस स्ट्रेट लाइन में जाता है, यहाँ 0 और 1 इस स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। एक अब दो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये दोनों प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे कितने भी x लगा दें, या कितने भी x नहीं कितने भी जैसे दे दिया SGN डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे SGN है, फिर x है, इसकी भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, SGN ऑफ x, इतनी ही निकल के आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम बात करें तो सिग्नम फंक्शन अगर यहाँ दे रखा है अंदर नेगेटिव नंबर, तो क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर ला सकते हैं, बस इतना ही, यही दो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट इसकी। अब जैसे हम एग्जांपल लेके देख लें तो सिग्नम फंक्शन जब आपको निकालना हो +2 का, तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है, जब x आपका क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है x जो है 2, 0 से तो बड़ा है ये, तो इसका आंसर कितना आएगा +1, बस खत्म, इतना ही होता है सिग्नम फंक्शन में, और कुछ नहीं है। अब इजी है ये, वैसे थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसके ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं और रेंज और डोमेन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब f(x) इज इक्वल्स टू सिंपल, जो आपकी यहाँ वैल्यू दे रखी है ना उसको ही आपको कॉपी करना होता है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सारी कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हैं, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव 0, और रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आप वैल्यू रख रहे हैं वही निकल के आ रही है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब इसके हम ग्राफ की बात करें तो जो जो आप वैल्यू रखते जाएंगे
उसी हिसाब से इसका आंसर निकलता जाएगा। तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपकी गिवन रहती है। जैसे कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए 0,1, जैसे आपका इसमें प्लॉट करा हुआ है तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई इसकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखेंगे, इसकी डोमेन जो है वो कुछ भी हो सकती है, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। अब लेकिन इसकी जो रेंज है वो कितनी निकल के आती है, सिर्फ k, जो k क्या हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन में जो भी आपकी k की वैल्यू होती है वही इसकी रेंज हो जाती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और जो भी आपकी x की वैल्यू होती है वो आपको पुट करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल पैराबोलिक फंक्शन की। अब इसमें क्या है, देखिए पैराबोला ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। ये शेप का होता है पैराबोला, यहाँ पे ये आपकी लाइन जा रही होती है और ये इससे बिल्कुल यहाँ पे टच कर रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैराबोला ग्राफ है, ऐसे करके यू सी शेप बन जाती है इसके अंदर पे, क्या है ये पैराबोला, ठीक है। इसकी अब जो डोमेन होती है वो क्या है, रेंज, सॉरी डोमेन और रेंज क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर। डोमेन इसकी हो जाती है ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस से लेके +∞ तक, ठीक है। और इसकी जो रेंज हो जाती है वो है 0 को इंक्लूड करना है, 0 के यहाँ हमने आगे क्या लगाया, बिग ब्रैकेट, मतलब 0 इंक्लूड करेंगे और बाकी इन्फिनिट तक, मतलब प्लस वैल्यू ही निकल के आती है इसकी जो भी होती हैं। अब इसकी जो यहाँ पे क्या है, जो डिनोट कैसे करते हैं इसको हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट में क्या था √x, यहाँ क्या है स्क्वायर, तो इसका हम कन्वर्स भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। यही होता है क्या, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर में ये तो आप कॉमन सेंस है, एक्स स्क्वायर में हम जो भी वैल्यू रखते हैं वो प्लस में ही निकल के आती है वैसे तो, फिर इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक होती है, ठीक है। अब हम 10वें पे आते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये लास्ट ही है। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या आते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब देखिए कांस्टेंट मतलब क्या, जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है, जैसे 5 4 3 2 1, मतलब पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें इसकी सेकंड जो है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक उसमें वेरिएबल गिवन हो, कोई भी हम ले सकते हैं x+2 x+5 ... कुछ भी। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जब आपको 2 वेरिएबल गिवन होते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, 3 आपको दे रखे होते हैं क्या, वेरिएबल। और बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 4 वेरिएबल आपको दे रखे हो। या फिर हम देखिए ऐसे नहीं समझ सकते इसको, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो भी कोई पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, पॉलिनोमियल पावर जो है वो 3 है। और बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो है 4। तो 1 2 3 4 इसके हिसाब से आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वैसे देखा जाए तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं जनरल पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं। अब देखिए एफ एक्स को आप कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, a0 x की पावर कुछ है, फिर उसकी पावर x की पावर देखिए माइनस होती जा रही है, मतलब -1 हो रही है। यहाँ पहले n थी, फिर हमने 1 कम कर दी, फिर 2 कम कर दी, फिर 3 करते जाएंगे, अप टू n तक चलती जाएगी ये चीज़। जैसे मान लीजिए ये आपका जैसे दे रखा है x3, फिर क्या है क्यूब वाले जो चीज़ है, ये जो आपका छोटा यहाँ 3 दे रखा है ना, 3 - 1 ही तो करा हमने, ठीक है। 3 - 1 करा, फिर यहाँ क्या है 2 दे रखा है तो 2 - 1 करा, तो इसकी पावर चेंज हो रही है ना। तो यही कहना चाहते हैं इसमें जनरल क्या है, इसकी पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, a0 और a1 a2 ये सब क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ऊपर पावर है ये -1 होती जाती है। अब जैसे मान लीजिए ऊपर x की पावर पहले n थी, फिर x की पावर क्या हो जाएगी n-1, फिर x की पावर क्या हो जाएगी n-1 मतलब हमें पीछे क्या करना है, -1 करते जाना है, जो भी इसके पहले वाली पावर होगी उसमें। अब इसमें क्या आ जाता है, n-2 हो जाता है ना ये। तो यही है जनरल पॉलिनोमियल, देखें हम तो। अब इसके बाद आती है बात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो मैं बोल रही थी ना, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए इसमें हम डिग्री क्या हो जाएगी इसकी n, जो भी यहाँ n की वैल्यू होती है, ये हाईएस्ट वैल्यू जो है, सबसे स्टार्टिंग वाली हाईएस्ट वैल्यू, यही क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, जो a0 होता है ना सबसे पहला वाला, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता, 4 0 हो जाता, तो 0 × x⁴ आंसर 0 आता, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आती, चेंज हो जाती, तो कुछ और ही आंसर निकल आता। अब इसके हम लोग डोमेन रेंज की बात करेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी रेंज जो रेंज है वो डिपेंड करती है पॉलिनोमियल किस टाइप का है। अब पॉलिनोमियल के टाइप तो हमने देख लिए, यही टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के मेनली, तो इन टाइप पे डिपेंड करता है कि जो रेंज है उसका आंसर क्या निकल के आएगा। अब देखिए एक लास्ट दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, क्या, एफ एक्स की वैल्यू जब आपकी ज़ीरो निकल के आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल ये बोलते हैं। और जब एक्स की वैल्यू या जी एक्स हमने कोई भी फंक्शन मान लिया, उसकी वैल्यू जब आपको कोई कांस्टेंट दे रखी होती है, क्या कोई कांस्टेंट दे रखी होती है, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था ऊपर ये टाइप जैसे दे रखा है, कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, जब एफ एक्स की वैल्यू पूरी ज़ीरो निकल के आती है, एफ एक्स मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो निकल के आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, ज़ीरो। डिग्री है क्या, हाईएस्ट पावर ही तो है किसी भी वेरिएबल की। इसमें कोई वेरिएबल आपको दे रखा है, नहीं, तो वेरिएबल ही नहीं है इसके अंदर, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही तो हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल में बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए हमने जो फंक्शन पूरा चैप्टर था इसको हमने बहुत ही शॉर्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमने इसका बहुत ही अच्छा रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ VA Facts. Thank you very much and keep sharing my all the videos.